हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रश्नावली 3.1 कक्षा 8 का प्रश्न 1 से लेकर 3 तक प्रश्नों को हल करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं और वीडियो को ध्यान से देखना बिना स्किप किए हुए, ताकि आपको तीनों प्रश्नों के हल अच्छे समझ में आ जाए। और एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि उन्हें भी इस वीडियो से थोड़ा बहुत हेल्प मिल सके। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि जैसे ही अगली वीडियो में डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके फ़ोन में पहुँच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए प्रश्न क्या है हमारा कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं, प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र में, साधारण बंद वक्र में, बहुभुज, उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज में हमें वर्गीकृत करना है। तो देख लेते हैं हम। देखिए ये सभी आकृतियाँ हैं हमारे पास, इस तरह की 8 आकृतियाँ हमें दी गई है। तो सबसे पहले हमारा है इसमें कि साधारण वक्र। तो इन सभी में से हमें वर्गीकृत करना है कि साधारण वक्र कौन कौन से हैं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए साधारण वक्र कौन कौन सी आकृतियों को कहते हैं। मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया है जो कि इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी मुख्य बिंदु हैं उस वीडियो में मैंने कराया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको जाकर देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आपने वो देख लिया तो आपके सभी प्रश्न आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो हमें वर्गीकृत करना है सबसे पहले साधारण वक्र। तो देखिए साधारण वक्र की क्या परिभाषा होती है कि जब कोई आकृति साधारण रेखा से मिलकर बनी हो और एक रेखाखंड के ऊपर कोई दूसरी रेखाखंड काट ना रही हो और एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति ना हो, उसे ही हम साधारण वक्र कहते हैं। तो जैसे देखिए इसमें एक रेखाखंड के ऊपर दूसरी रेखाखंड काट नहीं रही है, यानी कि इससे मिली हुई हैं, और इसमें कोई दूसरी आकृति भी नहीं है, तो इसलिए ये क्या है, हमारा एक साधारण वक्र है। इसी तरह से ये आप देखिए इसमें भी कोई दूसरी आकृति नहीं है और इसमें भी कोई रेखाखंड दूसरे रेखाखंड को काट नहीं रही है, तो ये भी क्या है, हमारा साधारण वक्र है। इसी तरह से ये देखिए ये क्या साधारण वक्र है, नहीं है, क्योंकि एक तो इसमें सीधी रेखाखंड नहीं है, इसमें वक्र रेखा है सारी, और एक आकृति के अंदर दूसरी आकृति भी है, इसलिए ये हमारा साधारण वक्र नहीं है। इसी तरह से ये देखिए इसमें भी एक रेखाखंड के ऊपर दूसरी रेखाखंड काट रहे हैं, इसलिए ये भी हमारा साधारण वक्र नहीं है। अगला देखिए यहाँ पर इसमें कोई दूसरी आकृति तो नहीं है और साथ ही इसमें कोई रेखाखंड भी एक दूसरे को नहीं काट रही है, तो इसलिए क्या होगा कि ये हमारा एक तरह से साधारण वक्र है। इसी तरह से सेम ये भी है, सेम ये भी है, इसमें वक्र रेखा भी है और साधारण सीधी रेखा भी है, लेकिन इसमें कोई दूसरी आकृति नहीं है और ना ही एक रेखाखंड के ऊपर दूसरी रेखाखंड काट रही हैं, तो इसलिए ये भी हमारा साधारण वक्र है, लेकिन ये नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं कौन कौन से हैं हमारे साधारण वक्र। तो देखिए यहाँ पर हम लिख लेते हैं सबसे पहले साधारण वक्र कौन कौन से हो जाएंगे। एक तो फर्स्ट, उसके बाद एक सेकंड, उसके बाद फिफ्थ और फिर सिक्स्थ और इसके बाद सेवंथ। तो इतने हमारे सभी साधारण वक्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं, दूसरा है हमारा साधारण बंद वक्र। तो देखिए जो साधारण वक्र हैं इस आकृति में जितनी भी दी गई हैं वही सारे इसमें बंद वक्र भी हैं, क्योंकि जितने भी साधारण वक्र हैं कोई ऐसी वक्र नहीं है जो कि खुले हुए हों, इसलिए ये सभी चारों तरफ से बंद हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये सभी बंद हैं, तो इसलिए जो साधारण वक्र है वही हमारे बंद वक्र भी हो जाएंगे। तो इस तरह से हमने साधारण बंद वक्र को भी लिख लिया है। तो अब हम बढ़ते हैं अगले प्रकार की ओर, जो कि है बहुभुज। तो बहुभुज कौन सी प्रकार की आकृतियां होती हैं दोस्तों, तो वो आपको देखना है कि जितनी भी जो आकृतियां होती हैं वो अगर सीधी रेखाखंड से मिलकर बन रही हो तो उन्हें हम क्या कहते हैं, बहुभुज। जैसे कि देखिए पहला, इसमें सभी जो रेखाखंड हैं वो सारी सीधी रेखाखंड है, कोई भी वक्र नहीं है। वक्र का मतलब कि मुड़ा हुआ, ऐसा इस प्रकार का कोई सा भी रेखाखंड नहीं है, सारी सीधी हैं, इसलिए ये हमारा हो जाएगा बहुभुज। इसी तरह से ये भी हो जाएगा क्योंकि सारी सीधी रेखाओं से मिलकर बनी है, लेकिन ये नहीं होगा क्योंकि सारी इसमें वक्र रेखाएं हैं। इसी तरह से ये भी हमारा सारी सीधी रेखाओं से मिलकर बना हुआ है, तो इसमें फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये तीनों हमारे बहुभुज हो जाएंगे, और बाकी ये सारे भी वक्र रेखाओं से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये भी नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बहुभुज कौन कौन से हैं हमारे। एक तो फर्स्ट, एक सेकंड और एक फोर्थ, तो ये हमारे बहुभुज हो जाते हैं। अब बात करते हैं उत्तल बहुभुज की। तो दोस्तों उत्तल बहुभुज की क्या परिभाषा होती है कि जिन आकृतियों में
सारी कोण जो होते हैं वो 180 डिग्री से कम हो तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे उत्तल बहुभुज। तो देखिए इसमें आप देख सकते हैं फर्स्ट आकृति में कि ये वाला जो कोण है ये 180 डिग्री से ज़्यादा का है, तो इसीलिए ये हमारा उत्तल बहुभुज नहीं होगा। दोस्तों ये सारी बातें मैंने उत्तल बहुभुज, बहुभुज, साधारण वक्र, बंद वक्र सभी अपने परिचय यानी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में बताया हुआ है अच्छे से, उसको आप जरूर जाकर देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए ये आपका उत्तल बहुभुज नहीं होगा क्योंकि 180 डिग्री से ज़्यादा का कोण बन रहा है। इसी तरह से ये आप देखिए इसमें देखेंगे सभी कोण तो 180 डिग्री से कम के हैं, जितने भी कोण हैं इसमें, तो इसलिए ये हमारा उत्तल बहुभुज हो जाएगा। इसके अलावा जितने भी ये सारे कोण इनमें आकृतियों में बन रहे हैं ये सभी 180 डिग्री से ज़्यादा के हैं। इनमें आप देख रहे हैं इस आकृति में कि ये सभी तो 180 डिग्री से कम है, लेकिन ये सारे क्या है 180 डिग्री से ज़्यादा के हैं, इसलिए ये भी हमारा उत्तल बहुभुज नहीं होगा। इसमें सिर्फ दूसरा आकृति जो है वो उत्तल बहुभुज है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे दूसरी आकृति। अब अगली है हमारी लास्ट अवतल बहुभुज। तो अवतल बहुभुज क्या होता है दोस्तों, उत्तल बहुभुज का ऑपोजिट यानी उल्टा, यानी जिन आकृतियों में कम से कम एक कोण 180 डिग्री से ज्यादा का बने तो वो क्या कहलाता है, हमारा अवतल बहुभुज। जैसे कि देखिए पहला आकृति है, इसमें ये 180 डिग्री से ज्यादा का कोण बन रहा है तो इसलिए ये हमारा अवतल बहुभुज है। इसी प्रकार से ये तो नहीं है, ये भी नहीं होगा। ये आप देख सकते हैं चौथा, इसमें 180 डिग्री से ज़्यादा के कोण बन रहे हैं तो इसलिए ये भी हमारा अवतल बहुभुज होगा। इसके अलावा ये सभी आकृतियों में 180 डिग्री से ज़्यादा के कोण नहीं बन रहे हैं, तो हमारे कौन कौन से हो गए अवतल बहुभुज की आकृतियाँ, एक तो पहला और एक चौथा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे पहला और चौथा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा पहला प्रश्न हल होता है इस तरह से। अब हम करते हैं अपना दूसरा प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 2 में हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक में कितने विकर्ण हैं। सबसे पहला है हमारा एक उत्तल चतुर्भुज। तो एक उत्तल चतुर्भुज किस प्रकार का चतुर्भुज होता है, तो आप देख सकते हैं इस आकृति में कि ये एक प्रकार का उत्तल चतुर्भुज है। तो हमें पूछा गया है कि कितने विकर्ण हो सकते हैं मैक्सिमम। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि विकर्ण होता क्या है। इसको भी मैंने अच्छे से समझाया हुआ है उस परिचय वाले यानी इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में, उसको आप जरूर जाकर देखना। तो देखिए विकर्ण एक शीर्ष से दूसरे शीर्ष को मिलाते हैं, ये हमारा विकर्ण होता है। इसी तरह से इस शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएंगे, ये भी हमारा विकर्ण। तो कितने विकर्ण हो गए एक उत्तल चतुर्भुज के, 2। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे उत्तल चतुर्भुज के यानी पहले के कितने विकर्ण हो जाते हैं हमारे, 2। इसी प्रकार से अगला है हमारा सम षट्भुज। तो सम षट्भुज मतलब कि जिसकी सभी भुजाएं समान हो और जिसकी 6 भुजाएं हो, तो ये हो जाती हैं। तो इसके देखिए कितने विकर्ण हो सकते हैं, इसके सामने कितने कोण हैं, 1 2 3, तो हम तीनों से इसको मिला देंगे, ये इस प्रकार से। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं इसके सामने भी 3 कोण हैं, इसके सामने 1 2 3, तो हम इससे इन तीनों को मिला देंगे। तो ये इस प्रकार से हमने मिला दिया। अब देखिए इस कोण से भी हम इसको मिला देंगे, इससे ये और ये। इसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि इससे हम इसको मिला देंगे, तो ये हमारे कितने हो गए देख सकते हैं आप, 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये 8 और ये 9। तो एक सम षट्भुज के कितने विकर्ण होते हैं दोस्तों, तो वो 9 होते हैं। तो बी का कितना उत्तर आ जाएगा हमारा, 9। इसी प्रकार से हमारा अंतिम है सी त्रिभुज। तो दोस्तों त्रिभुज के कितने विकर्ण होते हैं, तो आपको देखना है कि इसमें कि त्रिभुज के एक भी विकर्ण नहीं होते हैं, यानी कि त्रिभुज के 0 विकर्ण होते हैं, क्योंकि इस कोण के सामने कोई कोण नहीं है, इस कोण के सामने भी कोई कोण नहीं है, इसके भी कोई कोण नहीं है, तो इसलिए इसके कितने विकर्ण हो जाएंगे, 0। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे सी का 0। तो इस तरह से हमारा प्रश्न नंबर 2 का हल हुआ। अब करते हैं प्रश्न नंबर 3 का हल। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 3 में हमें क्या दिया गया है कि उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल क्या है। सबसे पहले हमें ये बताना है कि एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल कितना होता है दोस्तों, तो वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है एक उत्तल चतुर्भुज के कोणों के मापों का योगफल। तो ये हो गया। अब आगे पूछा गया है कि यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो क्या यह गुण लागू होगा, तो हाँ बिल्कुल लागू होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हाँ, यदि चतुर्भुज उत्तल न हो तो भी यह गुण लागू होगा। तो दोस्तों ये हमने लिख लिया है। अब आगे हमसे कहा गया है कि एक चतुर्भुज बनाइए जो उत्तल न हो और प्रयास कीजिए।
तो यहाँ पर एक चतुर्भुज हम बना सकते हैं जो कि उत्तल ना हो। वो किस प्रकार का चतुर्भुज बनेगा, उसकी आकृति कुछ इस तरह की बन सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसमें उत्तल नहीं होना चाहिए, यानी कि उसमें एक कोई सा भी कोण 180 डिग्री से ज़्यादा का होना चाहिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये जो कोण होगा ये 180 डिग्री से ज़्यादा का होगा। तो इस प्रकार से हम एक ऐसा आकृति बना सकते हैं जिसमें उत्तल चतुर्भुज ना हो। तो इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3 का हल हुआ। आई होप आपको तीनों प्रश्नों के हल अच्छे से समझ में आए होंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि अगली ही ऐसी यूजफुल वीडियो सबसे पहले आपको मिले। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ।